आप सभी को मेरा नमस्कार। हमारे नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ हिंदी साहित्य का सरल इतिहास। ठीक है, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहाँ से इस बुक से बहुत से प्रश्न आते हैं और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आते हैं, चाहे कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो जिसमें हिंदी पूछा जा रहा है। ठीक है, तो हिंदी साहित्य का सरल इतिहास से जरूर पूछा जाता है। तो आज मैं पहले तो आप लोगों को विषय प्रवेश, हिंदी साहित्य का सरल इतिहास में प्रवेश कैसे किया जाता है, तो पहले मैं उसके बारे में आपको बताने जा रही हूँ। आप लोग सुनिए। हिंदी साहित्य का प्रयोग। ठीक है, हिंदी साहित्य का प्रयोग हम विविध अर्थों में करते हैं। सुविदित है कि हिंदी भारत की राजभाषा है। सुविदित है कि हिंदी भारत की राजभाषा है। राज शब्द का प्रयोग भाषा के लिए बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि भारत की कोई भाषा प्रजाभाषा नहीं है। राजभाषा का भारत की कोई भाषा प्रजाभाषा नहीं है। राजभाषा का अर्थ केवल केंद्र की सरकारी भाषा है। हिंदी भारत की संपर्क भाषा है। हिंदी क्या है? भारत की संपर्क भाषा। इसका अर्थ यह है कि केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों के बीच संपर्क की भाषा क्या है? हिंदी है। वो क्या नाम है उसका? राजभाषा। ठीक है, हिंदी मूलतः हिंदी भाषी क्षेत्र अर्थात हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राज्य भाषा है। इन क्षेत्रों की अपनी अपनी बोलियां हैं। आदिवासियों की बोलियां तो अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखती हैं। हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियां हैं कुमायूनी, गढ़वाली, हिमाचली, हरियाणवी, खड़ी बोली, ब्रजी, अवधी, बघेली, बुंदेलखंडी और भोजपुरी है। ठीक है, इन बोलियों की अनेक उपबोलियां भी हैं। कहा जाता है कि 10 कोस पर भाषा बदली जाती है। ठीक है, कोस कोस पे बानी बदले, कोस कोस पे पानी बदले, ये ऐसे कहावत है। नहीं याद आ रहा मुझे, लेकिन आप ये समझ लीजिए। किसी को याद अगर है तो करेगा कमेंट। ठीक है, नहीं तो मैं बाद में बता दूंगी आपको। 10 कोस पर भाषा बदल जाती है। ठीक है, प्रश्न है कि इस बहुबोली समूह को हम हिंदी क्यों कहते हैं, या दूसरे शब्दों में हम इन्हें हिंदी के अंतर्गत क्यों मानते हैं। इन्हें हम हिंदी के अंतर्गत क्यों मानते हैं। ठीक है, ऐसा इसलिए कि इनका व्याकरणिक रूप थोड़ी बहुत भिन्नता के बावजूद समान है। इनकी शब्दावली भी अधिकांशतः समान है। इन बोलियों और उपबोलियों का व्यवहार करने वाले एक दूसरे की बोली समझ लेते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इनमें परंपरा से केंद्रोन्मुख भाषा में साहित्य रचा जाता रहा है अब तक। ठीक है, इस क्षेत्र में ब्रजी और अवधी 2 प्रमुख विख्यात साहित्यिक भाषाएं भी रही हैं। कौन कौन सी भाषा है? ब्रजी और अवधी, जिनमें विश्वस्तरीय समृद्ध साहित्य रचा गया है। इस विशाल भाषा प्रदेश के समाचार पत्र, दूरदर्शन केंद्र, आकाशवाणी केंद्र, विद्यालयों आदि में नागरिक हिंदी का व्यवहार करते हैं। ठीक है, नागरिक हिंदी का व्यवहार करते हैं, साहित्य रचते हैं, पत्र व्यवहार करते तथा राजनीतिक मुद्दों पर अपने विचार व्यक्त करते हैं। परंपरा से आज तक इस प्रदेश की मानक भाषा हिंदी ही रही है। परंपरा के अनुसार आज तक भी प्रदेश की भाषा क्या है? हिंदी ही है। ठीक है, अगला है मानक हिंदी का क्षेत्रीय बोलियों से कोई विरोध नहीं है। मानक हिंदी को क्षेत्रीय बोलियों से, जो क्षेत्र में बोली जाती है, उनसे कोई विरोध इनका नहीं है। उल्टे ये बोलियां हिंदी के क्रमिक विकास में सहयोग ही करती आई हैं। इतने बड़े भाषा क्षेत्र में कभी कभी विवाद उठना स्वाभाविक भी है। आज की मानक हिंदी का आधार खड़ी बोली है, जो पश्चिमी क्षेत्र की है। कहाँ की है? पश्चिमी क्षेत्र की। इस खड़ी बोली में हिंदी की अन्य बोलियों ने अपना योगदान करके उसके मानक रूप का निर्माण भी किया है। ठीक है, पहले मैं इसको पढ़ी हूँ, तैयार की हूँ, और आप देख लीजिएगा कि जो बहुत ही महत्वपूर्ण है वो मैं पढ़ते वक्त ही अंडरलाइन कर दी थी इसमें। ठीक है, जैसे है साहित्य शब्दों के माध्यम से परिस्थिति विशेष के ऐसे चित्र खींचता है, ऐसे विचार प्रस्तुत करता है कि हृदय उद्वेलित हो उठता है, मार्मिकता पैदा होती है। इस मार्मिकता के आधार और कारण बदलते रहते हैं। इस परिवर्तन का आधार हमारा इतिहास बोध है, जो परोक्ष तौर पर हमारे मूल्य और नैतिक मानदंड भी बदलता रहता है।
कहते हैं कि संसार परिवर्तनशील है। इस परिवर्तनशीलता का प्रभाव हमारे भाव जगत पर भी पड़ता है। ठीक है, हमारे भाव जगत पर भी पड़ता है, हमारे ऊपर भी पड़ता है, संसार में भी पड़ता है। संसार की परिवर्तनशीलता के संदर्भ में साहित्य में परिवर्तन की खोज करना और उसकी व्याख्या करना साहित्य के इतिहास का एक कर्म क्षेत्र है, कार्य क्षेत्र है। ठीक है, अगला पैराग्राफ है इतिहास क्या है। अब इतिहास के बारे में बताना। हमारा वर्तमान निरंतर अतीत में समाता जा रहा है। हम वर्तमान को देखते हैं, अतीत को हम नहीं देख पाते हैं। ठीक है, वर्तमान को ही हम देखते हैं और अतीत को हम नहीं देख पाते हैं। लेकिन मनुष्य स्वभावतः इतिहास में भी झांकने का निरंतर प्रयास करता रहा है। अतीत में जाते रहने को प्रक्रिया में वर्तमान अपने कुछ चिन्ह छोड़ जाता है। पुराने भवन, शिलालेख, ताम्रपत्र, जो अतीत में हम अपने आप से तो नहीं जा पाते, लेकिन जब पुरानी चीज़ों को देखते हैं तो हम मजबूर हो जाते हैं अतीत में जाने के लिए। ठीक है, यहाँ बताया जा रहा है पुराने भवन, शिलालेख, ताम्रपत्र, सिक्के, भाषा, साहित्य, मिथक, किंवदंतियाँ आदि ऐसे ही चीज़ हैं। ठीक है, इन्हें इतिहास का अवशेष समझना चाहिए। इन्हीं अवशेषों के आधार पर इतिहासकार इतिहास का पुनर्निर्माण करता है। आज अशोक नहीं है किंतु उसके शिलालेख हैं। आज अशोक जी नहीं है लेकिन उनके शिलालेख हैं। अकबर नहीं है किंतु उनके आईने अकबरी हैं। इनसे जो जानकारियां मिलती हैं उन्हीं के आधार पर इतिहास की रचना होती है। ये अवशेष ही इतिहास लेखन की आधारभूत सामग्रियां हैं जो बचे हुए हैं अवशेष। ठीक है, अगला है साहित्य का इतिहास भी ऐसे ही पुनर्निर्मित किया जाता है। समस्त प्राचीन साहित्य जैसे 84 वैश्रावण की वार्ता, 252 वैश्रावण की वार्ता, कबीर, शूर, तुलसी, जायसी, मीरा, भारतेंदु, हरिश्चंद्र आदि की रचनाएं हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की आधारभूत सामग्री है। हिंदी भाषा साहित्य के इतिहास की कुछ जानकारियों के बाद अब हम हिंदी साहित्य के इतिहास का परिचय प्राप्त करेंगे। सामान्यतः हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रारंभ 1000 ईस्वी के आसपास माना जाता है। कब माना जाता है? 1000 ईस्वी के आसपास माना जाता है। राहुल सांकृत्यायन सरहपा को पुरानी हिंदी का कवि मानते हैं। इस दृष्टि से हिंदी साहित्य का इतिहास लगभग 2 शताब्दी पूर्व 9वीं शताब्दी से शुरू हो जाता है। सरहपा की पुरानी हिंदी रचनाएं परिमाण में बहुत कम उपलब्ध हुई हैं, इसलिए हम 1000 ईस्वी से ही हिंदी साहित्य का उद्भव मानना उचित समझते हैं। ठीक है, इनका जो विकास हुआ है 1000 ईस्वी से मानना ही सही है। अगला, कहने की आवश्यकता नहीं है कि हिंदी साहित्य का प्रारंभ हिंदी भाषा में साहित्य रचना से शुरू हुआ होगा। इसीलिए इतिहासकारों के सामने समस्या यह है कि वे हिंदी की अपभ्रंश पूर्व भाषा से किन विशेषताओं के आधार पर अलग पहचान स्थापित करें। भाषा प्रवाह नदी जल के समान होता है, उसे हम किसी एक बिंदु से सर्वथा भिन्न या नवीन नहीं घोषित कर सकते। हमें देखना होगा कि अपभ्रंश किन भाषा प्रवृत्तियों के कारण हिंदी में रूपांतरित हुआ है। विद्वानों के अनुसार ये प्रवृत्तियां 3 हैं: क्षतिपूरक दीर्घकरण, परसर्गों के प्रयोग की अधिकता और तत्समीकरण। अपभ्रंश में हाथ के लिए हथ शब्द चलता था। अपभ्रंश में क्या चलता था? हाथ के लिए हथ शब्द चलता था। हिंदी में वह हाथ हो गया। ठीक है, हिंदी में वह हाथ हो गया था। ठीक, अब क्या है? हिंदी में वह हाथ हो गया, तय हट गया और हा में आकार जुड़कर हाथ बन गया। ध्वनियों में आधे तय की क्षति और आ को आ बनाकर उसकी क्षति पूर्ति की गई। काज, काम, 7, 8 जैसे शब्द इसी प्रवृत्ति से बने हुए हैं। ठीक है, अगला है संस्कृत प्राकृत में परसर्ग नहीं होते, होते भी होंगे तो वे नगण्य हैं। वहाँ परसर्गों का काम विभक्तियों से चलाया जाता है। अपभ्रंश में कहीं कहीं परसर्ग मिलते हैं, लेकिन हिंदी में परसर्गों का प्रयोग अधिक होने लगा। यह दूसरी प्रवृत्ति है जिसके कारण हिंदी अपभ्रंश से अलग हुई है। ऐसों में शशि के मुख से अहि से निकसय, चंद्रमा के मुख से मानो सर्प निकल रहे हों जैसी पंक्ति आती है। पाली, प्राकृत तथा अपभ्रंश में तत्सम शब्द ढूंढने पर भी मुश्किल से मिलते हैं, बहुत कठिनाई से मिलते हैं। ठीक है,
पाली में तो राजा भी लाजा भी होता है, ठीक है। पाली शब्द में राजा भी होता है और लाजा भी होता है। पुरानी हिंदी में तत्सम शब्दों का पुनर्प्रचलन होता था। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी का अनुमान है कि ऐसा अर्थबोध को स्पष्ट करने के लिए हुआ होगा। अपभ्रंश में एक ही शब्द कभी कभी अनेक अर्थों में प्रयुक्त होते हैं, जैसे गज और गत दोनों के लिए गए, ठीक है। इससे अर्थबोध में गड़बड़ी होती थी। कुछ लोगों का विचार है कि तत्सम शब्दों का पुनर्प्रचलन वैष्णव धर्म के प्रचार के कारण हुआ है। पृथ्वीराज रासो में वर प्रमुदीय प्रथमाधिपति जैसी पंक्ति है, ठीक है। प्रथमाधिपति जैसी पंक्ति है। सारांश यह है कि अपभ्रंश में क्षतिपूरक दीर्घकरण परसर्गों के प्रयोगों की अधिकता और तत्सम शब्दों के पुनर्प्रचलन की प्रवृत्तियां आ जाने पर उसका विकास पुरानी हिंदी में हुआ है, ठीक है। उसका विकास कहाँ हुआ है? पुरानी हिंदी में हुआ है। ये प्रवृत्तियां साहित्य में 10वीं शताब्दी के आसपास मिलने लगती हैं, 10वीं शताब्दी के इर्द गिर्द मिलती हैं, ठीक है। अतः हम हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रारंभ 1000 ईस्वी से मानते हैं। पंडित रामचंद्र शुक्ल ने प्रधान साहित्यिक प्रवृत्ति को विभिन्न काल खंडों के नामकरण का आधार भी माना था, ठीक है। इसी पद्धति पर उन्होंने आदिकाल को वीरगाथा काल, पूर्व मध्य काल को भक्ति काल, उत्तर मध्य काल को रीति काल और आधुनिक काल को गद्य काल भी कहा था, ठीक है। अगला है वीरगाथा और भक्ति को प्रधान प्रवृत्ति मानते समय उनके ध्यान में साहित्य का भाव पक्ष रहा होगा, साहित्य का भाव पक्ष रहा होगा, ठीक है। जबकि रीति और गद्य रूपगत प्रवृत्तियां हैं। जहां तक आदिकाल का प्रश्न है, ग्रियर्सन ने इसे चारण काल, मिश्र बंधुओं ने प्रारंभिक काल, राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल तथा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल कहा है, ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल कहा है। इस प्रकार हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन, नामकरण और विभिन्न कालखंडों की कालवधियां इस प्रकार हैं। जो कालों का समय है वो इस प्रकार है, आप देखिए। पहला है आदिकाल। आदिकाल को वीरगाथा काल भी कहा गया है। संवत 1050 से संवत 1375 ईस्वी तक, ठीक है, वीरगाथा काल माना गया है। दूसरा है पूर्व मध्यकाल, भक्ति काल है, ठीक है। संवत 1375 से संवत 1700 तक माना गया है। फिर उत्तर मध्यकाल को रीतकाल भी कहा गया है, ठीक है। संवत 1700 से संवत 1900 तक माना गया है। अगला है आधुनिक काल। आधुनिक काल को गद्य काल भी कहा गया है। संवत 1900 से संवत अभी तक, ठीक है, माना जाए चल रहा है। शुक्ल जी का काल विभाजन तो प्रायः सर्वमान्य है, किंतु परवर्ती इतिहासकारों ने आदिकाल और रीतकाल के नामकरण और प्रधान प्रवृत्ति के विषय में शुक्ल जी से गंभीर मतभेद प्रकट किया है, जिसकी चर्चा हम यथाअवसर करेंगे, ठीक है, जिसकी चर्चा हम समय आने पर करेंगे। अगला है यद्यपि हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रारंभ 1000 ईस्वी के आसपास से माना जाता है, किंतु हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रारंभिक काल को ठीक से समझने के लिए हमें कुछ पहले की साहित्यिक गतिविधियों का परिचय प्राप्त कर लेना चाहिए। पहले की कुछ गतिविधियों के बारे में जानकारी प्राप्त करनी चाहिए, ठीक है। पहले कहा जा चुका है कि इस काल में रचित अनेक अपभ्रंश रचनाओं और नाथ सिद्धों की भाषा को पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी कहा था। क्या कहा था? गुलेरी ने पुरानी हिंदी कहा था। वस्तुतः पुरानी हिंदी से उनका तात्पर्य परिनिष्ठित अपभ्रंश से विकसित या अपभ्रंशोत्तर भाषा से है। सिद्धों, नाथों, जैन मुनियों के दोहे, पद्य, संदेश रासक, उक्ति, व्यक्ति, प्रकरण, राउरवेल, प्राकृत, पैंगलम के अनेक छंद, हेमचंद्र के प्राकृत व्याकरण में संकलित अनेक दोहे पुरानी हिंदी के अंतर्गत हैं। अनेक दोहे क्या हैं? पुरानी हिंदी के अंतर्गत आते हैं। पंडित रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास में आदिकाल को अपभ्रंश काव्य और देश भाषा काव्य में विभाजित किया है। अपभ्रंश काव्य और देश भाषा काव्य में विभाजित किया है, बांटा है, ठीक है। और देश भाषा काव्य को वीरगाथा काव्य भी कहा है, वीरगाथा काव्य कहा है। इस वीरगाथा काव्य को पुरानी हिंदी के ही अंतर्गत मानना चाहिए। वीरगाथा काव्य को पुरानी हिंदी के अंतर्गत ही मानना है, ठीक है। पुरानी हिंदी में अपभ्रंश और हिंदी की भाषाई एवं साहित्यिक प्रवृत्तियां घुली मिली हैं, इसीलिए आदिकाल को अपभ्रंश और हिंदी का संधिकाल भी कहा जाता है। हिंदी भाषा और साहित्य का स्वरूप वस्तुतः भक्ति काल में सामने आता है।
इनका जो समय आता है हिंदी भाषा और साहित्य का स्वरूप वस्तुतः भक्ति काल में सामने आता है। ठीक है, अब हम आदिकाल तथा उत्तरवर्ती कालखंडों के इतिहास का क्रमवार परिचय प्राप्त कराएंगे आप लोगों को। ठीक है, अब आगे जो है हम पढ़ाएंगे आपको आदिकाल। ठीक है, आदिकाल देख लेते हैं। आदिकाल का समय सीमा क्या है? 1000 से लेके 1400 ईस्वी तक आदिकाल माना जाता है। ठीक है, अब है सामाजिक स्थिति। आदिकाल विविध और परस्पर विरोधी प्रवृत्तियों का काल है। आदिकाल क्या है? विविध और परस्पर विरोधी प्रवृत्तियों का काल है। हर्षवर्धन के बाद किसी ने केंद्रीय सत्ता स्थापित नहीं की थी। हर्षवर्धन के बाद किसी ने केंद्रीय सत्ता स्थापित नहीं की थी। ठीक है, युद्ध या बाहरी हमलों का कोई प्रभाव जनता पर नहीं पड़ता था। ठीक है, जनता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। अब हम चलते हैं, ये बहुत मोटा हो जा रहा है। ठीक है, इसीलिए मुझे पतला करना है, लेकिन ये भी मोटा है। आगे चलते हैं। युद्ध या बाहरी हमलों का कोई प्रभाव जनता पर नहीं पड़ता था। भूमि और नारी का हरण राजाओं पर लिखे गए काव्यों के सामान्य विषय है। ये काव्यों के सामान्य विषय। ठीक है, सामंतवादी व्यवस्था में भूमि संपत्ति का स्रोत होती थी। रक्त या वंश की शुद्धता और उच्चता में नारी की भूमिका निर्णायक होती थी। अर्थव्यवस्था की बात छोड़ दे तो कहा जा सकता है कि सामान्य जनता के दैनंदिनीय जीवन पर राज्य की अपेक्षा धार्मिक मतों का अधिक प्रभाव रहता था रोज के जीवन में। ठीक है, इस काल में संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश में भी रचनाएं हो रही थी और साथ ही साथ अपभ्रंश के केचुल को छोड़ती हुई हिंदी भी अपना रूप ग्रहण कर रही थी। केचुल के बारे में सभी को पता होगा, जो सांप द्वारा छोड़ा जाता है। ठीक है, अगला है, इस काल में आवागमन के साधन आज जैसे विकसित नहीं थे। पहले जो आज की स्थिति है कि आप कहीं भी चले जाइए, हर जगह आपको आने जाने के लिए साधन मिल जाएगा। ठीक है, पहले क्या था? पहले नहीं था, कभी कभी मिल जाता था, कभी सुबह कभी शाम, बहुत दिक्कतें थी आने जाने के लिए। ठीक है, इसका परिणाम यह दिखलाई पड़ता है कि इस विशाल क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर रची हुई कृतियों में भाषागत विभिन्नता अर्थात क्षेत्रीयता का रंग अधिक था। इसलिए आदिकाल का हिंदी साहित्य अनेक बोलियों का साहित्य प्रतीत होता है। वस्तुतः यह काल अनेक दृष्टियों से संधिकाल है। ठीक है, धार्मिक दृष्टि से इस काल में अनेक ज्ञात अज्ञात साधनाएं प्रचलित थी। सिद्ध, जैन, नाथ आदि मतों का इस काल में व्यापक प्रचार किया गया था। इस काल में, आदिकाल में किसका किसका प्रचार हुआ था? सिद्ध, जैन, नाथ, इन लोगों का प्रचार प्रसार बहुत जोरों शोरों से हुआ था। ठीक है, इनका साहित्य भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है। इनका साहित्य भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है। ठीक है, आगे है, धार्मिक साधना के रूप में वैष्णव मत का प्रचार सामान्य जनता में कम नहीं रहा होगा, किंतु इस काल में वैष्णव मतावलंबी साहित्य अपेक्षाकृत कम मिलता है। ठीक है, साहित्य की अपेक्षाकृत कम मिलता है। इस्लाम का प्रवेश हो चुका था, किंतु उसका प्रभाव साहित्य पर आदिकाल के अंतिम चरण के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो में ही दिखलाई पड़ता है। संदेश रासक का रचयिता अद्दमार अब्दुल रहमान अपने नाम से इस्लाम धर्मावलंबी ज्ञात होता है, किंतु उसकी रचना पर इस्लाम का प्रभाव नहीं के बराबर है। ठीक है, अब है सिद्ध कवि। सिद्ध कवि कितने थे? ठीक है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अब यहाँ है, बौद्ध धर्म कालांतर में तंत्र मंत्र की साधना में बदल गया था। वज्रयान इसी प्रकार की साधना था। महापंडित राहुल सांकृत्यायन के अनुसार बौद्ध धर्म अपने हीनयान और महायान के विकास को चरम सीमा तक पहुंचाकर अब एक नई दिशा लेने की तैयारी कर रहा था। ठीक है, अब जब उसे मंत्रयान, वज्रयान या सहजयान की संज्ञा मिलने वाली थी, सिद्धों का संबंध इस वज्रयान से था। उनकी संख्या कितनी थी? सिद्ध कवियों की संख्या कितनी बताई जाती है?
84 बताई जाती है। प्रथम सिद्ध सरपा 8वीं शताब्दी सहज जीवन पर बहुत अधिक बल देते थे। इन्हें ही सहज ज्ञान का प्रवर्तक कहा जाता है। सिद्धों ने नैरात्म्य भावना, काया योग, सहज शून्य तथा समाधि की भिन्न भिन्न अवस्थाओं का वर्णन भी किया है। इन्होंने वर्णाश्रम व्यवस्था पर तीव्र प्रहार भी किया है। इन्होंने संध्या भाषा शैली में रचनाएं भी की हैं। संध्या भाषा वस्तुतः अंतस साधनात्मक अनुभूतियों का संकेत करने वाली प्रतीक भाषा है। इसीलिए प्रतीकार्थ खुलने पर ही यह समझ में आती है। ठीक है, खुलने पर ही यह समझ में आती है। इस भाषा शैली का उपयोग नाथों ने भी किया है। कबीर आदि निर्गुण संतों को इसी भाषा शैली को उलट बांसी कहा जाता है। मध्य देश के पूर्वी भाग में ही सिद्धों के होने का पता चलता है। ठीक है, सिद्धों के होने का पता चलता है। इनकी भाषा में भी उन्हीं क्षेत्रों के तत्कालीन रूप मिलते हैं। इनकी भाषा में भी उन्हीं क्षेत्रों का तत्कालिक रूप दिखाई पड़ता है। अगला है नाथ कवि। अब नाथ कवियों में भी आप देख लिए होंगे, आगे मैंने लिख दिया है। नाथों का समय थोड़ा बाद का है। 84 सिद्धों की जो सूची मिलती है उसमें कई नाम नाथों के भी हैं। वज्रयानी सिद्धों के साथ नाथों का संबंध था। नाथ पंथ में गोरखनाथ शिव के रूप में माने जाते हैं, अतः इसका शैव होना स्पष्ट है। गोरखनाथ ने पतंजलि के योग को लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया और ब्रह्मचर्य, वाक संयम, शारीरिक मानसिक शुचिता तथा मध्य मांस के त्याग का आग्रह किया था। ठीक है, ब्राह्मणों के कर्मकांड एवं वर्णाश्रम व्यवस्था पर उन्होंने भी तीव्र प्रहार किया है। ठीक है, तगड़ा प्रहार किया है उन्होंने। उनका सिद्धांत था जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे, अर्थात जो शरीर में है वही ब्रह्मांड में है। इड़ा, पिंगला, नाद, बिंदु की साधना, खट चक्र भेदन, शून्य चक्र में कुंडलनी का प्रयोग आदि नाथों की अंतस साधना के मुख्य अंग हैं। संध्या भाषा या उलट बांसी की शैली का प्रयोग इन्होंने भी किया है। ठीक है, इन्होंने भी किया है। आगे कहाँ चला गया? इन्होंने भी किया है। नाथों का निवास स्थान मध्य देश का पश्चिमोत्तर भाग बताया जाता है। परंपरा से प्रसिद्ध है कि गोरखनाथ मत्स्येंद्रनाथ या मच्छंदरनाथ के शिष्य थे। गोरखनाथ मत्स्येंद्रनाथ या मच्छंदरनाथ के शिष्य थे। मच्छंदर जलंधर के शिष्य थे। मच्छंदर किसके थे? जलंधर के शिष्य थे। यह भी कहा जाता है कि इन्हीं जलंधर से जलंधर नगर का नामकरण भी हुआ है। राहुल सांकृत्यायन गोरखनाथ का समय विक्रम की 10वीं शताब्दी मानते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने पृथ्वीराज चौहान के समय का बताया गया है। ठीक है, और पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन्हें 10वीं शताब्दी का मानने के पक्ष में हैं। 10वीं शताब्दी के मानते हैं इनको। अगला है जैन मतावलंबी कवि। जैन मत के प्रभाव में अधिकांश काव्य गुजरात, राजस्थान और दक्षिण में रचा गया। यह प्रायः प्रामाणिक रूप में उपलब्ध है। जैन मतावलंबी रचनाएं दो प्रकार की हैं। एक जिनमें नाथ सिद्धों की तरह अंतस साधना, उपदेश, नीति, सदाचार पर बल और कर्मकांड का खंडन है। ये प्रायः दोहों में रचित मुक्तक है। दूसरी जिनमें पौराणिक जैन साधकों की प्रेरक जीवन कथा या लोक प्रचलित कथाओं को आधार बनाकर जैन मत का प्रचार भी किया है। जैन पौराणिक काव्य एवं चरित काव्य इसी श्रेणी के काव्य हैं। चरित काव्य इसी श्रेणी के काव्य हैं। जैन आचार्य हेमचंद्र 12वीं शती के प्राकृत व्याकरण और मेरुतुंग 13वीं शती के प्रबंध चिंतामणि में जैनेतर रचनाएं भी संकलित हैं। सदाचार, उपदेश, रहस्य साधना वाली मुक्तक रचनाएं सिद्धों की रचनाओं से बहुत ज़्यादा मिलती हैं। ठीक है, इनमें भी सहज पर बल दिया गया है। जोइंद 10वीं शताब्दी, राम सिंह लगभग 12वीं शताब्दी आदि इस कोट के प्रमुख जैन कवि हैं। पौराणिक काव्य धारा में अपभ्रंश के महान कवि स्वयंभू आते हैं, जिन्होंने राम कथा को आधार बनाकर पौमचर्यु की रचना की है। स्वयंभू 8वीं शती के कवि हैं। पौमचर्यु जायसी के पद्यावत और तुलसीदास के रामचरितमानस की ही तरह कड़वकबद्ध हैं। अपभ्रंश के अन्य प्रसिद्ध कवि पुष्पदंत 10वीं शती ने महापुराण की रचना की है। इसके अतिरिक्त जैन अपभ्रंश कवियों ने भारी संख्या में चरित काव्य लिखे हैं। इनमें पुष्पदंत का नागकुमार चरित, जसहर चरित तथा कनकामर मुनि
कनकामर मुनि ग्रामी सती का करकंड चरित अधिक प्रसिद्ध है। भविष्यदत्त कथा नामक प्रसिद्ध अपभ्रंश कथा काव्य धनपाल 10वीं शती की ऐसी रचना है जिसमें लोक प्रचलित कथा को भी सरल बनाए रखा गया है और जैन मत में दीक्षित होने की प्रेरणा भी दी गई है। ठीक है, अगला है इस काल का लिखा गया वैष्णव साहित्य बहुत ही कम मात्रा में उपलब्ध है, लेकिन लक्ष्मीधर द्वारा 14वीं शताब्दी में संकलित प्राकृत पैंगलम के अनेक छंदों में विष्णु के विभिन्न अवतारों से संबंधित पंक्तियां मिलती है। इसी प्रकार हेमचंद्र 12वीं शती के प्राकृत व्याकरण में संकलित अपभ्रंश दोहों में भी कृष्ण राधा दशमुख आदि की चर्चा आती है। इससे अनुमान किया जा सकता है कि इस काल के साहित्य में विष्णु के विभिन्न अवतारों को लेकर प्रचुर मात्रा में रचनाएं हुई थी जो अब उपलब्ध नहीं है। अगला है बहुत कुछ यही स्थिति श्रृंगार परक लौकिक काव्यों की भी है। सौभाग्यवश राउरबेली 11वीं सती और संदेश रातक 13वीं सती नामक 2 शुद्ध लौकिक श्रृंगारी काव्य प्रामाणिक तौर पर उपलब्ध हो गए थे। संदेश रासक का महत्व इससे भी आंका जाना चाहिए कि वह किसी भारतीय भाषा में रचित इस्लाम धर्मावलंबी कवि की प्रथम रचना भी है। ठीक है, संदेश रासक 3 प्रक्रमों में विभाजित है। 223 छंदों का संदेश काव्य है। राउरवेल का रचयिता रोड़ा नामक कवि हैं जिसने कवि राजा के अंतःपुर में रहने वाली विभिन्न प्रदेशों की रानियों का वर्णन किया गया है उसमें। ठीक है, अगला है प्राकृत पैंगलम के छंदों को देखने से पता चलता है कि आश्रयदाता राजाओं को आधार बनाकर काव्य रचना की परंपरा भी इस काल में विद्यमान थी। प्राकृत पैंगलम में विद्याधर द्वारा रचित किसी राजा संभवतः जयचंद की एवं अनुमानतः शारंगधर द्वारा रचित हम्मीर की प्रशंसा में लिखे पद्य मिलते हैं। हेमचंद के प्राकृत व्याकरण में अपभ्रंश के जो दोहे संकलित हैं उनसे एक तो यह बात स्पष्ट हो जाती है कि दोहा उस समय का लोकप्रिय छंद था। दूसरे वीरता और श्रृंगार नीति विषयक दोहों में रचित कृतियां भी लोकप्रिय थी। इन दोहों की अभिव्यक्ति इतनी निश्चल और सहज है कि इन्हें लोक साहित्य का कोट में रखा जा सकता है, लोक साहित्य की कोट में रखा जा सकता है। यहाँ धर्म वीर श्रृंगार और नीति परक दोहों के कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं जो आपके सामने है। धर्म प्रायु मुड़िहवी भंतड़ी ते मणि अड़ा गणंती अखय निरामय परम पय अजीव लौन लहंती। ठीक है, तो प्रायः मुनियों को भी भ्रांति हो जाती है, वे मन का गिनते हैं, अक्षय निरामय परम पद में आज भी लौ नहीं लगा पाते हैं। ठीक है, क्योंकि माला जपते वक्त जो है ऐसे नहीं पता चलता कि हमने कितनी बार भगवान का नाम लिया। ठीक है, कितनी बार माला जपा, लेकिन जब माला को ही हाथ से ले करके मतलब करते हैं तभी गणना हो पाती है कि कितनी बार हमने राम राम बोला। ठीक है, तो यही दिया गया है इसमें। यहाँ और भी है, वीरा का है पूरा, ये आप पढ़ लीजिएगा। श्रृंगारह का दोहा है पूरा। ठीक है, नीति ये भी पढ़ लीजिएगा आप। ठीक है, दोहा पद धड़िया गे पद अपभ्रंश काल के प्रमुख छंद हैं ये सब। ठीक है, अब इधर है वीरगाथा काव्य। पंडित रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल के 3 प्रकरण को वीरगाथा काल कहा है। उनके अनुसार इस नामकरण का आधार यह है कि इस काल की प्रधान साहित्यिक प्रवृत्ति वीरगाथात्मक है। शुक्ल जी ने इस काल की प्रधान साहित्यिक प्रवृत्ति की पहचान जिन 12 ग्रंथों के आधार पर की है वे इस प्रकार हैं: विजयपाल रासो, हम्मीर रासो, कीर्तिलता, कीर्तिपताका, कुमान रासो, विशलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, जयचंद्र प्रकाश, जयमेंग, जस चंद्रिका, परमाल रासो, खुसरो की पहेलियां और विद्यापति पदावली। ठीक है, अगला है इनमें से विद्यापति की रचनाएं 14वीं 15वीं अर्थात कीर्तिलता, कीर्तिपताका, पदावली और नरपतनाल द्वारा रचित बीशलदेव रासो प्रामाणिक रूप में उपलब्ध हैं। कीर्तिपताका अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई है। बीशलदेव का पाठ डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त द्वारा संपादित प्रकाशित है। कुछ लोग इसे 13वीं सदी की रचना मानते हैं तो कुछ लोग 16वीं 17वीं सदी की जगनीकृत परमाल रासो आल्हा के रूप में ही पहचाना जाता है। आल्हा लोक गान है, अतः विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न रूपों में गाया जाता है। ठीक है, ये विभिन्न रूपों में विभिन्न क्षेत्रों में गाया जाता है, ऐसा नहीं है कि कहीं कहीं गाया जाता, हर जगह गाया जाता है। ठीक है,
अगला है जगनिक, संभवतः परमाल और पृथ्वीराज के समकालीन 12वीं शती के थे। ठीक है। विजयपाल रासों के रचयिता का नाम नल्ल सिंह है। इसमें जो लड़ाई विजयपाल ने पंग राजा से की थी उसका वर्णन मिश्र बंधुओं ने इसका रचनाकाल 14वीं शती ही माना है। भाषा शैली पर विचार करने से रचना परिवर्ती लगती है। हमीर रासो जयचंद्र प्रकाश और जयमेंक जस चंद्रिका का उपलब्ध नहीं है। ठीक है। हमीर विषयक एक पद्य प्राकृत पैंगलम में मिलता है, प्राकृत पैंगलम में मिलता है, जिसके बारे में पंडित रामचंद्र शुक्ल का विश्वास है कि वह हमीर रासों का ही है। खुमान रासों के रचयिता दलपत विजय हैं। इसमें 9वीं शताब्दी के खुमान के युद्ध का वर्णन है, लेकिन मेवाड़ के परिवर्ती शासकों एवं महाराणा प्रताप सिंह और राज सिंह का भी वर्णन है। इससे प्रकट होता है कि यह रचना 17वीं शती के आसपास की गई है। ठीक है। इससे ये प्रकट होता है कि 17वीं शती के आसपास की ही ये रचना हुई है। ठीक है। अब पृथ्वीराज रासो आदिकाल का सर्वाधिक प्रसिद्ध काव्य है। ये जो है आदिकाल का बहुत ही प्रमुख सर्वाधिक काव्य। इस काव्य का रचना काल और इसका मूल रूप सर्वाधिक विवादास्पद है। इसके रचयिता चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान के अंतरंग बताए जाते हैं। प्राच्य विद्या के यूरोपीय पंडितों ने इस ग्रंथ से मध्यकालीन इतिहास पर पर्याप्त प्रकाश डालने की आशा बांध रखी थी। इसीलिए डॉक्टर बूलर को जब यह पता चला कि रासों की तिथियां व्यक्तियों के नाम, रासों की जो तिथियां थी वो व्यक्तियों के नाम, घटनाएं आदि इतिहास सम्मत नहीं है। ठीक है। वो इतिहास सम्मत नहीं थी इनकी। उन्होंने तत्काल इस ग्रंथ को न प्रकाशित करने की सिफारिश की। इसकी प्रामाणिकता पर संदेह करने वाले विद्वानों में गौरी शंकर, हीराचंद ओझा, रामचंद्र शुक्ल आदि भी हैं। बाबू श्याम सुंदर दास और मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या इसे प्रामाणिक मानने वालों में भी हैं। ठीक है। प्रामाणिक मानने वालों में भी हैं। महामहोपाध्याय गौरी शंकर, महामहोपाध्याय गौरी शंकर ओझा के अनुसार पृथ्वीराज रासो 16वीं विक्रमी संवत के आसपास लिखा गया है। ठीक है। विक्रमी संवत के आसपास लिखा गया है। इसकी ऐतिहासिकता की खोज अब बंद कर दी गई है। इधर हाल में मुनि जिन विजय ने पुरातन प्रबंध संग्रह के एक अंश जयचंद प्रबंध के 4 छप्पियों की ओर ध्यान आकृष्ट कराया, जो वर्तमान रासों में भी मिलते हैं। पुरातन प्रबंध संग्रह का संकलन काल संभवतः 15वीं शती है। इससे यह तो प्रकट हो गया कि 15वीं शती की पूर्व चंद्र नामक कवि ने पृथ्वीराज पर कोई काव्य लिखा था। ठीक है। पृथ्वीराज पर कोई काव्य जरूर लिखा था, जिसके कुछ अंश वर्तमान रासों में हैं। किंतु रासों का मूल रूप क्या रहा होगा, किंतु रासों का मूल रूप क्या रहा होगा, यह समस्या अभी भी बनी हुई है। पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अनुमान किया है कि चंद्र ने रासों की रचना सुख सुखी संवाद के रूप में की थी, सुख सुखी संवाद के रूप में की थी। मध्यकालीन प्रबंध काव्य की वह बहुप्रयुक्त रूढ़ी है। रासों की जो अंश सुख सुखी संवाद के रूप में मिलते हैं वे ही मूल रूप हैं। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने रासों के 4 पाठों बृहत्तम, बृहत, लघु तथा लघुतम में से लघुतम पाठ को रासों का मूल रूप बताया है। लघुतम पाठ को क्या बताया है? रासों का मूल रूप बताया है। ठीक है। अगला है रासों में मध्यकालीन साहित्य में प्रयुक्त अनेक कथानक रूढ़ियों और काव्य रूढ़ियों का प्रयोग किया गया है। इसमें अनेक छंदों का प्रयोग भी मिलता है। पृथ्वीराज रासो रासो काव्य परंपरा का काव्य तो है ही, इसमें चरित काव्य, आख्यायिका आदि के भी लक्षण मिलते हैं। रासों में पृथ्वीराज के विभिन्न युद्धों और विवाहों का वर्णन भी है रासों में। ठीक है। वीर और श्रृंगार रासों के प्रमुख रस भी हैं, यद्यपि इसका अंगी रस वीर ही माना जाएगा। रासों में नायिका का नक्सिक वर्णन, सेना के प्रयाण, युद्ध, प्रयाण, फिर युद्ध, फिर खड्ड, ऋतुओं आदि का सुंदर वर्णन भी है। चंद्रबरदाई अनेक मना स्थितियों का संश्लिष्ट चित्र खींचने में सिद्ध हैं। यद्यपि वे विभिन्न छंदों के प्रयोग में कुशल हैं, किंतु छप्पे उनका अपना छंद है। किंतु उनका क्या है? छप्पे अपना छंद है। जो रासों के एक खंड कैमास बद का छप्पे इस प्रकार है, आप इसको पढ़ लीजिएगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा।
बीसल देव रासो। बीसल देव रासो के रचयिता का नाम नरपत नाल है। पाठ के अनुसार ग्रंथ की रचना संबत 1212 अर्थात 1155, ठीक है, में हुई थी, ठीक है। किंतु श्री मोतीलाल मेनारिया के अनुसार इसकी रचना 16वीं शताब्दी में हुई होगी। बीसल देव रासो में शकंभरी नरेश बीसल देव और भोज परमार की पुत्री राजमती के विवाह, वियोग और पुनर्मिलन का वर्णन है। यह प्रधानता श्रृंगारी काव्य है। बीसल देव रासो में हिंदी काव्य में प्रयुक्त होने वाले 12 मासा का वर्णन सबसे पहले मिलता है। यह प्रधानता श्रृंगारी काव्य है और बीसल देव रासो में हिंदी काव्य में प्रयुक्त होने वाले 12 मासा का वर्णन सबसे पहले यहाँ देखने को मिलता है, ठीक है। अब यहाँ थोड़ा सा इनके बारे में संक्षेप में बताया गया। पृथ्वी नरेश चौहान ने कैमास को एक बाण मारा। बाण मारते समय पृथ्वीराज के हृदय में हड़बड़ी हुई। तीर कैमास की कांख के बीच से निकल गया। सोमेश्वर पुत्र पृथ्वीराज ने दूसरा बाण निशाना लगाकर मारा। सांबरधनी पृथ्वीराज ने गड्ढा, ये मुझे नहीं लगता इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, तो आप इसको देख लीजिएगा। अब आगे चलते हैं। अब वीर गाथा काल के अन्य कवि, यहाँ अन्य कवियों के नाम देखिए। विद्यापति 14वीं शताब्दी में आ गए थे, ठीक है। इनकी 3 रचनाएं प्रसिद्ध हैं, कीर्तिलता, कीर्ति पताका एवं पदावली। कीर्तिलता ऐतिहासिक महत्व का छोटा सा प्रबंध काव्य। विद्यापति ने इसे कहाड़ी कहा है। विद्यापति ने इसे कहाड़ी कहा, ठीक है। मध्यकाल में ऐतिहासिक व्यक्तियों को आधार बनाकर जो काव्य लिखे गए हैं वे ऐतिहासिकता से रहित होकर कथानक, रूढ़ियों, किंवदंतियों, अनुश्रुतियों आदि के विषय बन गए हैं। इसी प्रकार घटनाओं को भी तोड़ा मरोड़ा गया है। कीर्तिलता इस दृष्टि से महत्वपूर्ण अपवाद है, उसकी ऐतिहासिकता बहुत कुछ सुरक्षित है। इसमें विद्यापति ने कीर्ति सिंह द्वारा अपने पिता को बदला लेने का वर्णन बहुत यथार्थपरक ढंग से किया है। कीर्तिलता को कवि ने औहट्ट भाषा में रचा है। औहट्ट देसी भाषा यानी मैथिल युक्त विकसित अपभ्रंश है। इसके गद्य में तत्सम शब्दों का प्रयोग खुलकर हुआ है, ठीक है। इसके गद्य में तत्सम शब्दों का प्रयोग खुलकर किया गया है। पदावली विद्यापति के यश का आधार है। पदावली ऐसी रचना है जो काव्योत्कर्ष और साहित्य का इतिहास दोनों दृष्टियों से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें राधा कृष्ण अपना अलौकिक तो छोड़कर लौकिक व्यक्तियों के समान प्रेम भावना से विह्वल होते हैं। प्रेम भावना से क्या होते हैं? विह्वल होते हैं। लोक में जिस प्रकार किशोरी दुर्निवार प्रिय मिलन और लोकलाज के कारण तीव्र अंतर्द्वंद झेलती है, उसी प्रकार राधा को चित्रित किया गया है। यहाँ पर कवि का मन वयः संधि का चित्रण करने में विशेष रूप से रमा हुआ है। इसलिए इस बात को लेकर काफी विवाद है कि पदावली भक्तिपरक रचना है या श्रृंगार परक। भक्ति परक है या श्रृंगार परक है, अभी ये विवादित है। वस्तुतः जयदेव का गीत गोविंद, विद्यापति की पदावली और सूरदास का सूरसागर एक ही कोटि की रचनाएं हैं जिनमें भक्ति का आधार श्रृंगार है। पदावली के एक पद की कुछ पंक्तियां इस प्रकार हैं, जो कि आप इस पंक्तियों को देख लीजिएगा, ठीक है। सरस बसंत समय भल पावल दक्षिण पवन बह धीरे, ठीक। अब आगे आप इसको पढ़िएगा। अगला है अमीर खुसरो। ये भी 14वीं शताब्दी में क्या लिखे हैं, क्या कह रहे हैं, सुनिए। अमीर खुसरो इस युग के अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति भी हैं। उनके काव्योत्कर्ष का प्रमाण उनकी फारसी रचनाएं हैं। वे संगीतज्ञ, इतिहासकार, कोशकार, बहुभाषाविद, सूफी, औलिया, कवि बहुत कुछ थे। उनकी हिंदी रचनाएं अत्यंत लोकप्रिय भी रही हैं। उनकी पहेलियां, मुकरियां, दो सुखने अभी तक लोगों की जबान पर हैं। उनके नाम से निम्नलिखित दोहा बहुत प्रसिद्ध है। कहते हैं कि यह दोहा खुसरो ने ख्वाजा निजामुद्दीन चिश्ती के देहांत पर कहा था। निजामुद्दीन चिश्ती के देहांत पर कहा था, गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने रैन भई चौदेस, ठीक है। अगला है किंतु उनकी हिंदी रचनाओं का ऐतिहासिक महत्व अधिक है। उनकी भाषा हिंदी की आधुनिक काव्य भाषा के रूप में पूर्णतः प्रतिष्ठित होने का संकेत देती हैं। उनका व्यक्तित्व और उनकी हिंदी इस बात को प्रमाणित करती है कि हिंदी काव्य प्रारंभ से ही मध्य देश की मिली जुली संस्कृति का चित्र रहा है। उन्होंने ऐसी पंक्तियां रची हैं जिनमें फारसी और हिंदी को एक ही ध्वनि प्रवाह में गुम्फित कर दिया गया है। यह कला संस्कृति साधक को ही सिद्ध हो सकती है, संस्कृति साधक को ही सिद्ध हो सकती है। अब यहाँ भी दिया गया है पंक्ति देखिए, जे हाल मिसकी मुकुन तगाफुल धुराए नैना बनाए बतियाँ,
किताबी हिजरा न दारा मेजा न लेहू काहे लगाए छतियाँ, शबाने हिजरा दराज चूँ जुल्फ व रोज़े वसलत चूँ उम्र कोतह, सखी पिया को जो मैंने देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतिया। ठीक है, तो ये इनकी लाइन थी। आगे देखते हैं आदिकाल की सामान्य विशेषताएं। अब आदिकाल की जो सामान्य विशेषताएं हैं वो क्या हैं? यूं तो इतिहास का प्रत्येक युग परस्पर विरोधी एवं प्रधान अप्रधान प्रवृत्तियों का युग होता है, किंतु आदिकाल के विषय में यह बात विशेष रूप से रेखांकित करने योग्य है। वह राजनीतिक दृष्टि से छोटे छोटे सामंतों में विभक्ति प्रदेश का साहित्य है। ठीक है, विभक्ति प्रदेश का साहित्य है। किसी केंद्रीय सत्ता का अभाव है। उसके पूर्व में पाल, पश्चिम में प्रतिहार और दक्षिण में राष्ट्रकूट प्रबल है। केवल गाहड़वार वंशीय गोविंद चंद्र देव इस काल में मध्य देश के प्रतापी नरेश हुए, किंतु उनके पूर्वजों और वंशजों का वैसा प्रताप नहीं था। धार्मिक दृष्टि से यह अनेक ज्ञात अज्ञात सांप्रदायिक साधनाओं का काल है। बौद्ध धर्म का पूर्व प्रभाव नहीं रह गया था। बौद्ध धर्म से विकसित महायान, वज्रयान एवं नाथ सिद्धों की साधना सामान्य जनता में स्वीकृत हो पाए, यह संभव नहीं था। जैन मत का प्रभाव मध्य देश की अपेक्षा पश्चिम में था। भाषा की दृष्टि से यह काल अपभ्रंश और हिंदी का संधिकाल है। 10वीं सदी के आसपास से अपभ्रंश का प्रभाव क्रमशः क्षीण होता जा रहा था और हिंदी भाषा की प्रवृत्तियां उसका स्थान लेती जा रही थी। हिंदी साहित्य के आदिकाल में जो साहित्य मिलता है वह अधिकांशतः अपभ्रंश हिंदी का साहित्य है। शुद्ध अपभ्रंश या शुद्ध हिंदी का नहीं है। ठीक है, आदिकाल समाप्त होते होते दिल्ली के सिंहासन पर अलाउद्दीन खिलजी जैसा शासक दिखलाई पड़ता है, जो मध्य देश ही नहीं लगभग समूचे देश में अपना शासन स्थापित करता है। विद्यापति खुसरो की रचनाओं एवं उक्त व्यक्ति प्रकरण जैसी कृतियों में आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का रूप स्थापित दिखलाई पड़ता है। उधर धार्मिक क्षेत्र में महान भक्ति आंदोलन छोटी छोटी साधनाओं का सार ग्रहण करके धर्म को लोक का व्यापक क्षेत्र प्रदान करता है। तो आज जो है हिंदी साहित्य के सरल इतिहास में मैंने आप लोगों को बताया। पहले तो विषय प्रवेश कराया, उसके बाद आदिकाल के बारे में मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया है और आप इसको 1-2 बार पढ़ लीजिएगा और इसमें से बहुत ही प्रश्न आदिकाल के बारे में आपको प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मिलेंगे। तो आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। आपको कैसा लगा ये पढ़ करके या कैसा लगेगा आप एक कमेंट में बताइएगा। ठीक है, तो फिर मैं आगे और इसका वीडियो मैं बनाऊंगी भक्ति काल पर, रीतिकाल पर, आधुनिक काल पर। जितना ये हिंदी साहित्य का सरल इतिहास है मैं पूरा पढ़ा दूंगी। ठीक है, तो अगले वीडियो में फिर मिलूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।